दे देता है ताकि कोई उसे पहचान न सके और वो इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ जाते हैं। सैकियन सेकंड लाइफ पोर्ट का गार्डिंग इंचार्ज बन चुका था, तो वहाँ के गार्ड्स को वो दूसरी जगह भेज देता है और फिर अपनी आइडेंटिटी का यूज करके डिपार्टमेंट का गेट ओपन करता है। लियांग यू जानती थी उसे जल्दी जाकर चिप को किसी कंप्यूटर में लगाना होगा। वहीं सेफ हाउस में जैंगी को फिर से चिन शिन यंग का कॉल आता है। इस बार वो आखिरी धमकी देता है, जैंगी अब मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। जैंगी हंसता है और कहता है, मैं तुम्हारे सपने में तुम्हारे सामने सरेंडर कर सकता हूँ, यहाँ हकीकत में तुम्हें मेरे सामने सरेंडर करना चाहिए। मैं तुम्हारा ख्याल भी रख सकता हूँ। ये सुनकर चिन शिन यंग बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से होगा, ये तुम खुद चुन रहे हो। अब तुम अपने शेल्टर के साथ राख बन जाओगे। और कॉल कट कर देता है। जैंगी को इससे खास फर्क नहीं पड़ता। वो जानता था चिन शिन यंग अपना पेशेंस खोता जा रहा है और इसका मतलब ये भी है कि उसका मिसाइल वाली धमकी सच है। जैंगी सोचने लगता है, तो क्या अब मैं उस विला में कभी वापस नहीं जा पाऊंगा? जाने भी दो, मेरे पास सारे सप्लाईज हैं। जब तक मेरी फैमिली जिंदा है तब तक सब ठीक है। तभी उसके फोन में मैसेज आता है। जैंगी देखता है वो लियांग यू का मैसेज था, जिसे पढ़कर वो बहुत खुश हो जाता है। लियांग यू उसे अपडेट देती है कि उसने चिप को वेस्ट माउंटेन बेस के कंप्यूटर में लगा दिया है। मैंने वो कर दिया जो तुमने कहा था जैंगी, अब तुम मेरी मदद करो मेरे स्टूडेंट्स के साथ यहाँ से भागने में। जैंगी तुरंत शिनशिन के रूम में जाता है और उसे बताता है, गुड न्यूज, लियांग यू ने काम कर दिया। ये सुनकर शिनशिन भी बहुत खुश हो जाती है और कहती है, अब शाइन करने का टाइम मेरा है। मैं एक टॉप हैकर हूँ और एक मिलिट्री लेवल ऑर्गेनाइजेशन को ब्रीच करना मेरे मन लायक काम है। शिनशिन अपने व्हील चेयर पर बैठ जाती है। जैंगी उसे कंप्यूटर के पास ले जाता है। शिनशिन थोड़ी देर टाइप करती है और फिर प्राउडली जैंगी को बताती है कि मैंने वेस्ट माउंटेन बेस के नेटवर्क को हैक कर लिया। जैंगी बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लगा था कि ऐसा करने में रात भर लग जाएगा, लेकिन ये बहुत जल्दी था, तो जैंगी को भरोसा ही नहीं हो रहा था। तभी शिनशिन कहती है, मैं ये काम पहले ही कर लेती है। अगर वो एक आइसोलेटेड नेटवर्क का यूज नहीं करते तो मेरे लिए ये सब काम बहुत आसान है। मुझे बस उस गेट को खोलने के लिए की चाहिए था और टीचर लियांग का चिप वही काम करता है और उस बेस के टेक्नीशियंस का भी मुझसे कोई मुकाबला नहीं है। फिर जैंगी उसके पास आकर पूछता है, क्या हमारे एक्शंस वहाँ डिटेक्ट हो जाएंगे? अगर वो हमें पकड़ लेते हैं तो वो नेटवर्क्स को बंद कर देंगे, फिर हमारा सारा एफर्ट बर्बाद हो जाएगा। जैंगी को अपने इतने क्लोज देखकर शिनशिन बहुत शर्माने लगती है और फिर बताती है, मैंने नेटवर्क का सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी का कंट्रोल हासिल कर लिया है, जिसका मतलब हम वहाँ के भगवान बन चुके हैं। तो हम भगवान की तरह उनके सारे एक्शंस देख सकते हैं और उन्हें हमारे बारे में पता भी नहीं चलेगा। ये सुनकर जैंगी बहुत एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब हम उनके बारे में सब कुछ पता कर सकते हैं। फिर जैंगी कहता है, तुरंत स्क्रीन पर मिसाइल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेकर आओ, मुझे जानना है क्या चिन शिन यंग जो कह रहा है वो सच है भी या नहीं। शिनशिन ऐसा ही करती है और फिर इंफॉर्मेशन निकाल लेती है और बताने लगती है कि उनके पास मिसाइल डिप्लॉय करने का कोई अथॉरिटी नहीं है। जैंगी पूछता, ठीक है, अब ये पता करो क्या उनके पास कोई ऐसा रास्ता है जिससे वो दूसरे रीजन से मिसाइल डिप्लॉय करवा सके। शिनशिन वेस्ट माउंटेन बेस के एक्सटर्नल कम्युनिकेशन रिकॉर्ड को चेक करने लगती है और उसे एक कन्वर्सेशन भी मिल जाता है। वो चिन शिन यंग का था जो रिवर साउथ डोमेन से मिसाइल रिक्वेस्ट कर रहा था और रिवर साउथ डोमेन 12 बजे मिसाइल डिप्लॉय करने के लिए मान चुका था। शिनशिन और जैंगी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो जानते थे कि रिवर साउथ डोमेन के पास काफी पावर्स हैं और एक मिसाइल उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। और वो इस बात से भी हैरान थे कि चिन शिन यंग का इतना दूर तक कनेक्शन होगा। फिर जैंगी शिनशिन से कहता है, चेक करो क्या उसने शेल्टर के कोऑर्डिनेट्स भेजे हैं। शिनशिन तुरंत पता कर लेती है और बताती है, वो लोग अब भी अप्रूवल प्रोसेस में हैं। उन्हें प्रिसाइज गाइडेंस के लिए सैटेलाइट को अच्छे से यूज करना होगा, उन्होंने अब तक कोऑर्डिनेट्स नहीं भेजे हैं। फिर शिनशिन हंसते हुए जैंगी से कहती है, मेरे पास एक बहुत कमाल का गेम है, क्या तुम वो खेलना चाहोगे? जैंगी बहुत कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, क्या तुम टाइम देख रही हो?
अभी तुम्हें गेम खेलना है? फिर शिनशिन बताती है, मैं मिसाइल के कोऑर्डिनेट्स को चेंज करके वेस्ट माउंटेन बेस का ही दे सकती हूँ और वो खुद को ही उड़ा लेंगे। इसमें तो बहुत मजा आएगा, तुम्हें नहीं लगता? जैंगी बहुत शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या ऐसा करना पॉसिबल भी है? वो कोऑर्डिनेट सेट करने से पहले बहुत बार चेक करेंगे। भले ही वेस्ट माउंटेन बेस का इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट बेवकूफ है, लेकिन इतने भी नहीं होंगे कि वो अपने कोऑर्डिनेट्स को नहीं पहचान पाएंगे। तभी शिनशिन कहती है, तुम गलत हो, मैं उनके लॉन्च करने से पहले कोऑर्डिनेट सेट नहीं करूंगी। ऐसा नहीं है, एक टॉप हैकर को समझना इतना आसान नहीं है। मैं उनके सेंडिंग इंफॉर्मेशन को इंटरसेप्ट कर सकती हूँ पॉकेट कैप्चरिंग से और फिर उसे मॉडिफाई करके आगे भेज सकती हूँ और ऐसे में किसी को भी पता नहीं चलेगा। जैंगी बहुत एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, भले ही तुम कोऑर्डिनेट्स को बदल दो, लेकिन वेस्ट माउंटेन बेस सिर्फ एक मिसाइल से बर्बाद नहीं होगा, है ना? फिर वो लू कैरन को बुलाता है। लू कैरन जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में एक जीनियस थी, जिसे इंजीनियरिंग फिजिक्स भी बहुत अच्छे से समझ आता था। जैंगी शिनशिन से वेस्ट माउंटेन बेस के स्ट्रक्चरल ब्लूप्रिंट को दिखाते हुए कहता है। लू कैरन भी बहुत ध्यान से देखती है और रिव्यू करती है उसके स्ट्रक्चर और मटेरियल को। फिर वो बताती है, मैं जहाँ तक ये समझ पा रही हूँ, ये बेस वॉर टाइम न्यूक्लियर डिफेंस से बचाने के लिए बनाया गया है। ये जमीन से बहुत नीचे है और इसका मटेरियल और थिकनेस दोनों ही नॉर्मल मिलिट्री कंस्ट्रक्शन से बहुत ज्यादा उम्दा है। सिर्फ एक मिसाइल से ऐसे बेस को कुछ भी नहीं होगा, इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड बंकर बस्टर चाहिए होगा, लेकिन तब भी इसे एक शॉट में डिस्ट्रॉय करना नामुमकिन होगा। इसमें जैंगी सोचता है, ऐसे में तो हम उन्हें ही अलर्ट कर देंगे और अगर वो रिएक्ट करते हैं और फिर से एक और मिसाइल भेज देते हैं तो फिर खेल खत्म हो जाएगा। अगर उन्हें यहाँ के सेफ हाउस के बारे में पता चल गया तो वो यहाँ भी बॉम्ब भेज सकते हैं, फिर तो मेरे लिए सब और बर्बाद हो जाएगा। जैंगी काफी सोच में पड़ा हुआ था और फिर शिनशिन से कहता है, जैसा तुमने कहा था, कोऑर्डिनेट्स चेंज कर दो। जो भी हो, वो मिसाइल मेरे शेल्टर पर नहीं जाना चाहिए और मुझे वेस्ट माउंटेन बेस के सभी लोगों का इंफॉर्मेशन चाहिए और खास करके वहाँ के म्यूटेंट्स और वेपन्स के बारे में मुझे सब कुछ अच्छे से जानना है। इतना कहने के बाद जैंगी वहाँ से चला जाता है। लू कैरन बहुत कंफ्यूज थी और सवाल करती है, आखिर जैंगी इतना घबराया हुआ क्यों लग रहा है? अगर तुमने कोऑर्डिनेट्स चेंज कर दिए तो मिसाइल वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगा ना। शिनशिन स्क्रीन में देखते हुए कुछ सोच रही थी और फिर कहती है, मुझे लगता है इस बार जैंगी पहले मूव लेना चाह रहा है। पर लू कैरन एग्री नहीं करती और कहती है, जहाँ तक मैं जैंगी को जानती हूँ वो वैसा नहीं करेगा। दोनों ही लड़कियां बहुत स्मार्ट थी और सिचुएशन को एनालाइज कर सकती थी, लेकिन इतना स्मार्ट होते हुए भी वो सब कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन नेचर को एनालाइज करने के लिए हाई लेवल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस भी चाहिए होता है। जैंगी ऊपर के फ्लोर में जाता है और प्लान करने लगता है कि उसे अब एक बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। क्या उसे वेस्ट माउंटेन बेस को खत्म कर देना चाहिए? वो इसके बारे में काफी सोचता है कि मैं हमेशा भागता नहीं रह सकता हूँ, मैं इससे तंग आ गया हूँ और अब क्योंकि जिन शिनयन दूसरे फोर्सेस को भी कांटेक्ट कर सकता है और मुझ पर अटैक करने के लिए मना सकता है, तो अगर उन फोर्सेस को भी मेरे सीक्रेट के बारे में पता चल गया तो मैं कभी भी शांति से नहीं रह पाऊंगा। मुझे वेस्ट माउंटेन बेस को खत्म करना ही होगा और इसके लिए मेरे पास उस मिसाइल अटैक का ही टाइम है। भले ही वो वेस्ट माउंटेन बेस को पूरी तरह से खत्म ना कर पाए, लेकिन फिर भी ये काफी तबाही कर सकता है और मुझे अच्छा मौका मिल जाएगा। मेरे पास अब भी काफी TNT एक्सप्लोजिव्स हैं। अगर मैं उस भगदड़ के वक्त वहां घुस जाऊं और एक्सप्लोजिव्स लगा दूं तो वहां का एक्सप्लोजन और भी अच्छा कमाल हो जाएगा। इससे अंदर के सारे लोग भी मर जाएंगे, ये तो पक्का है। इतना सोचने के बाद जैंगी वापस आता है और शिनशिन से कहता है, अब मुझे वेस्ट माउंटेन बेस के मिलिट्री फोर्सेस और वेपन्स का सारा इंफॉर्मेशन चाहिए और उनके सारे म्यूटेंट्स का भी। शिनशिन बहुत हैरान हो जाती है और पूछती है, क्या तुम सच में वेस्ट माउंटेन बेस पर अटैक करने का सोच रहे हो? फिर जैंगी उसे समझाता है, पहले हमें उनका सारा इंफॉर्मेशन चाहिए, ये समझने के लिए कि उनका एक्चुअल स्ट्रेंथ कितना है। अगर वो ज्यादा नहीं हुआ तो हमारा सक्सेस रेट भी बढ़ सकता है, इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए और इस बार पहले अटैक हम करेंगे। अब अगर उनका स्ट्रेंथ ज्यादा रहा तो मेरी ये बात को मजाक समझ लेना। ये सुनकर शिनशिन हंसती है और कहती है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर शिनशिन सारा इंफॉर्मेशन निकालने लगती है जो उसके लिए करना बहुत आसान था। फिर वो
वो जैंगी को बताती है सब कुछ हो गया, अब तुम इसे देख सकते हो। जैंगी कंप्यूटर में सारा डेटा देखने लगता है और उसे पता चलता है कि बेस में अभी 500 रेगुलर सोल्जर्स हैं, 64 स्पेशल फोर्सेस के मेंबर्स हैं, लियांग यू को छोड़कर 6 म्यूटेंट्स हैं और 13 मॉडिफाइड म्यूटेंट्स भी हैं। भले ही उनका कॉम्बैट पावर नेचुरल म्यूटेंट से कम होता है, लेकिन वो नॉर्मल सोल्जर से बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। जैंगी सोचता है ये सभी लिंग फेंग के सेल से म्यूटेट हुए होंगे, ये थोड़ी परेशानी दे सकते हैं, पर ये ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। जैंगी नॉर्मल सोल्जर को खतरा मान भी नहीं रहा था। ये सारे जनरल इंफॉर्मेशन देखने के बाद जैंगी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट देखता है वेस्ट माउंटेन बेस के कैप्टन्स के बारे में। पहला था लिंग फेंग, एनहांसमेंट टाइप, जिसका एबिलिटी कोड नेम था सुपरमैन। उसके पास नॉर्मल ह्यूमन से 10 गुना ज्यादा पावर्स थे और उसका स्पीड और स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा था। जैंगी सोचता है तो ये बात है, ये तो स्पेशल फोर्सेस का कैप्टन बनने के काबिल भी था। उसके मुक्के के निशान अब भी शेल्टर के दीवारों पर है, लेकिन वो एक क्लोज कॉम्बैट टाइप म्यूटेंट है, तो अगर मैं डिस्टेंस मेंटेन करता हूँ तो भले ही वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वो मुझे कुछ भी नहीं कर पाएगा। फिर दूसरा फोंग जुन, एबिलिटी कोड नेम फायरमैन, वो अपने बॉडी से हाई टेम्परेचर फ्लेम्स निकाल सकता है। जैंगी स्माइल करता है और कहता है ऐसे आइस एज में फायर टाइप एबिलिटी होना यूजलेस है। फिर जेंग ज़ुएरोंग, कंट्रोल टाइप, एबिलिटी कोड नेम आइस ब्लॉक, वो सॉलिड आइस ब्लॉक बना सकती है कॉम्बैट के लिए। फिर समिंग जिया, बीस्ट मैन टाइप, एबिलिटी कोड नेम टॉक्सिक बीस्ट, ये एक बड़े से मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म कर सकता है जिसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है और उसके बॉडी फ्लूइड्स जहरीले हैं। फिर शीदायोन, बीस्ट मैन टाइप, एबिलिटी कोड नेम फ्रोस्ट जायंट एप, ये एक बड़े से एप में ट्रांसफॉर्म कर सकता है जिससे उसका फिजिकल स्ट्रेंथ और कोल्ड रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। फिर यूरोंगवा, साइकिक टाइप, एबिलिटी कोड नेम विच, ये दुश्मनों को ट्रिक कर सकती है, उन्हें हिप्नोटाइज करके ब्रेन वेव्स भेजकर ये दुश्मनों को मार भी सकती है और वो ये आई कांटेक्ट के थ्रू यूज करती है। जैंगी हैरान हो जाता है और कहता है जेंग ज़ुएरोंग और शीदायोन तो मारे जा चुके हैं, क्या लिंग फेंग ने उन्हें भी बचा लिया था? जैंगी को अब सारे म्यूटेंट्स के बारे में पता चल गया था और वो पहली बार क्लासिफिकेशन भी देख रहा था, लेकिन उसके लिए ये कोई बड़ा कंसर्निंग बात नहीं था क्योंकि ये उनके एबिलिटी मैनिफेस्टेशन के हिसाब से अरेंज था। ये कैटेगरी उतने भी कॉम्प्रिहेंसिव नहीं थे। जैंगी सोचता है कि उसका स्पेस रिलेटेड एबिलिटी किसी भी क्लासिफिकेशन में फिट नहीं होता है। जैंगी उन कैप्टन्स के डिटेल्स को प्रिंट आउट कर लेता है और सोचता है मेरे साइड का स्ट्रेंथ भी इतना कमजोर नहीं है। टावर और अंकल यू कमाल के क्लोज कॉम्बैटेंट्स हैं। मेरा स्पेस एबिलिटी मुझे कमाल का डिफेंस देता है। चुनले का स्नो और आइस एबिलिटी और लियांग यू एक इनसाइडर है, तो हमारे पास अच्छा मौका है। जैंगी वो इन्फॉर्मेशन फिर अच्छे से पढ़ता है और सारे एबिलिटी को अच्छे से याद रखता है ताकि वो उन्हें अच्छे से काउंटर कर सके फाइट में। लेकिन दिक्कत अब भी ये थी कि वो बेस में घुसेगा कैसे और शांति से एक्सप्लोजिव्स लगाकर बचकर वापस कैसे आ सकता है। जैंगी सोचता है क्या मुझे उनसे फाइट करनी ही पड़ेगी। तभी लू कैरन कहती है तुम अकेले में काफी ज्यादा सोच रहे हो, तुम हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो। अगर तुम अटैक करने वाले हो तो तुम्हें अपनी टीम को सब कुछ बताना ही पड़ेगा, शायद उनके पास भी कोई अच्छा आइडिया हो सकता है जो तुम्हारे काम आ सकता है। जैंगी ऐसा ही करने का सोच रहा था और सभी को मीटिंग के लिए बुलाता है और सबको बताता है कि हमारे पास एक मौका आ रहा है वेस्ट माउंटेन बेस को खत्म करने का, हमेशा के लिए। मुझे लगता है सबको ये समझ आ रहा होगा कि लड़ाई कैसे खत्म होगी। मुझे लड़ाई करना पसंद नहीं है, लेकिन मैं खुद को तंग होने भी नहीं दूंगा। ये लड़ाई रोकी नहीं जा सकती है और मैं ये अकेला नहीं कर सकता हूँ। इसमें मुझे बस तुम सबका साथ चाहिए होगा। ये सुनकर सभी अलग अलग एक्सप्रेशन दिखाने लगते हैं। जैंगी अंकल यू से कहता है आप यहाँ सबसे बड़े हैं, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। फिर अंकल यू कहता है वेस्ट माउंटेन बेस ने तुम पर हमला करके पहले ही काफी लॉस कर लिया है, तो अब दोस्ती बहुत दूर की बात है और हम उनके अटैक का वेट भी नहीं कर सकते हैं। तो बेहतर यही होगा कि पहले अटैक हम करें। हमें उनका ही वेपन उनके अगेंस्ट यूज करने का मौका मिला है, हम ऐसा करके उनके अंदर डर पैदा कर सकते हैं। मुझे लगता है हमें ये करना चाहिए और मेरी जान जैंगी ने बचाई है तो मैं जैंगी के लिए कुछ भी करूंगा। फिर जैंगी चुनले को देखता है जो थोड़ा घबरा जाता है और कहता है क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? उनके पास आर्मी है, वेपन्स है, म्यूटेंट्स भी हैं, ये तो मौत को न्योता देने जैसा है। फिर जैंगी बताता है चिंता मत करो, मैंने सब पहले ही पता कर लिया है। उनके पास बस 6 म्यूटेंट्स हैं और उनके रेगुलर सोल्जर्स को तो तुम मुझ पर छोड़ सकते हो, उन्हें मैं आसानी से डील कर लूंगा। और क्या तुम
तुम ये भूल रहे हो कि उन्होंने तुम्हारे बहुत से विलेजर्स को मारा है और तुम्हारे पहले प्यार सू लिली को भी। क्या तुम उन्हें ऐसे ही जाने दोगे? फिर चुनले हंसता है और कहता है, मुझे इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैं विलेजर्स के साथ ज्यादा क्लोज नहीं था। और सू लिली कौन है? मैं ये नाम तो पहली बार सुन रहा हूँ। जैंगी एम्बैरस हो जाता है और सोचता है, ये साला मोटा कितना बेशरम है। जैंगी उसे कुछ कह पाता उससे पहले चुनले कहता है, लेकिन बड़े भाई, अब जब तुमने लड़ाई करने का फैसला कर ही लिया है तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, बिल्कुल अंत तक। तुम मुझे खाना और पानी देते हो। अगर तुम्हारा प्लान फेल कर गया और तुम वेस्ट माउंटेन बेस में मर गए तो फिर मेरे जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। ये सुनकर जैंगी बहुत खुश हो जाता है कि इस मोटे को समझ आ रहा है कि ये क्या हो सकता है। फिर चुनले कहता है, सबसे जरूरी बात ये है कि हम सही लोगों के साथ रहें। खाना और ड्रिंक्स एंजॉय करने के लिए हमारा साथ होना जरूरी है और मैं इसमें अपनी पूरी कोशिश करूंगा। जैंगी बहुत एक्साइटेड हो जाता है कि ये मोटा भले ही डरपोक है लेकिन ये समझता है कि मेरे साथ रहने के लिए इसे वैल्यू प्रोवाइड करना होगा, नहीं तो मैं इसे जिंदा क्यों रखूंगा। वो तीनों फ्रंट लाइंस में होने का डिसाइड करते हैं लेकिन चुनले अब भी थोड़ा नर्वस था और कहता है, बड़े भाई, हमें ये सब कुछ अच्छे से प्लान करना होगा। फिर जैंगी बताता है, चिंता मत करो, मैंने मरने के बारे में प्लान नहीं किया है। चलो अब स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं। अंकल यू बताता है, जब मैं आर्मी में था मुझे प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिली थी, मैं कुछ सजेशंस ऑफर कर सकता हूँ। जैंगी शिनशिन को देखता है और कहता है, तुम पहले इन्हें वेस्ट माउंटेन बेस के बारे में सब कुछ समझा दो, वो सारे इन्फॉर्मेशन जो तुमने मुझे दिए थे। शिनशिन ऐसा ही करती है। वहीं जैंगी लियांग यू को कांटेक्ट करता है क्योंकि उनके प्लान के सक्सेस के लिए लियांग यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैंगी उसे मैसेज करता है, मेरी हेल्प करने के लिए थैंक्स। कल रात से पहले तुम्हें अपने स्टूडेंट्स को लेकर किसी सेफ जगह पर छुपना होगा, तुम्हें वहां से एस्केप करने का मौका भी मिलेगा और हम बाहर मिलेंगे। लियांग यू बहुत खुश हो जाती है और रिप्लाई करती है, मैं छुपने के लिए जगह ढूंढ लूंगी, लेकिन तुम मुझे प्लान बताओ ताकि हम साथ में अच्छे से काम कर सके। जैंगी लियांग यू के एक्साइटमेंट को सेंस कर पाता है और बताता है, हमने वेस्ट माउंटेन बेस के नेटवर्क्स को कंट्रोल में कर लिया है। तुम कम्युनिकेशन सिक्योरिटी के बारे में ज्यादा मत सोचो, तुम्हें प्लान के बारे में सब कुछ बता दिया जाएगा, बस खुद का और अपने स्टूडेंट्स का ख्याल रखो। लियांग यू कंफ्यूज थी और जैंगी उसे डिटेल में सब कुछ बताना नहीं चाह रहा था क्योंकि उसके स्टूडेंट्स वेस्ट माउंटेन बेस में ही थे, तो वो उस जगह को बॉम्ब करने के प्लान के साथ एग्री ना करे, इसीलिए वो फालतू का झगड़ा नहीं करना चाहता था और उसे कुछ भी नहीं बताता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इस लड़ाई में कुछ गलत हो जाए। जैंगी कैरन से कहता है कि वो वेस्ट माउंटेन बेस के स्ट्रक्चर को अच्छे से एनालाइज करे। कैरन बताती है, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से ऐसे शेल्टर से डील करना जो 500 केजी TNT से भी बर्बाद नहीं होगा। मुझे लगता है वो हैवी बंकर मिसाइल यूज करेंगे। भले ही ये वेस्ट माउंटेन बेस को एक ही बार में खत्म ना करे लेकिन ये काफी तबाही कर सकता है। फिर जैंगी कहता है, अगर हम एक्सप्लोजन के समय उनका पावर कट कर दे तो तब क्या होगा? क्योंकि वो जमीन के बहुत नीचे है, उनका लाइट सोर्स कट कर देने से वो घबरा जाएंगे, वो मूव भी नहीं कर पाएंगे, जिससे वो और भी ज्यादा घबरा जाएंगे। जैंगी ये सब ट्राई करने के लिए काफी एक्साइटेड था। इस पर शिनशिन बताती है, मैं नेटवर्क से उनका पावर कट कर सकती हूँ लेकिन मुझे लगता है उनके पास मैनुअल पावर रिस्टोरेशन सिस्टम भी होगा और ऐसे बेस में इमरजेंसी लाइटिंग भी जरूर होगा और इतने कम टाइम में तुम बेस में नहीं घुस पाओगे। जैंगी हंसता है और कहता है, मैंने इसके लिए अरेंजमेंट कर लिए हैं, मैं बस उनके बीच भगदड़ पैदा करना चाहता हूँ। लियांग यू इसका फायदा जरूर उठाएगी और फोर्थ लाइफ पॉड से अपने स्टूडेंट्स को बचा लेगी और जब फोर्थ लाइफ पॉड के लोग उसे ऐसा करते हुए देखेंगे तो वो बेस का कंट्रोल लेने की कोशिश जरूर करेंगे, जिससे फोर्थ लाइफ पॉड में भी केओस फैल जाएगा और फिर सारे फोर्सेस को वहां शांत कराने के लिए भेज दिया जाएगा और तब हमें चांस मिलेगा। चुनले अब भी घबराया हुआ था और कहता है, अगर हम बेस में घुस जाते हैं और चिनशिनयन को मार देते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर से दूसरा चिनशिनयन पैदा हो जाएगा। वहाँ बहुत सारे लोग होंगे, हम उन सभी को तो नहीं मार सकते हैं, है ना? चुनले एम्बैरस हो जाता है क्योंकि वो समझ गया था कि उसने अपना जोक बना लिया है, लेकिन जैंगी के सीरियस फेस को देखकर वो शांत हो जाता है। फिर वो जैंगी से पूछता है, बड़े भाई, क्या तुम मेरे साथ सच में एग्री कर रहे हो? क्या तुम सच में सबको मारने वाले हो? ना सिर्फ चुनले, वहाँ मौजूद सभी हैरान थे।
क्योंकि ये प्लान बहुत पागल जैसा था। ये एक सुसाइड मिशन था। फिर जैंगी सभी को समझाता है मेरा गोल उन्हें एक ही बार में मारने का है, नहीं तो फिर उनके 80% कॉम्बैट पावर को खत्म कर देना। लेकिन ये बहुत अच्छा होगा कि वो सभी एक ही बार में मर जाएं। फिर जैंगी सभी को डिटेल में समझाता है मेरे पास बहुत सारे TNT एक्सप्लोजिव्स, मुझे बस वेस्ट माउंटेन बेस एक्सप्लोजिव्स लगाना है और एक्सप्लोजन का टाइमिंग सेट कर देना है। वैसे बेस में इतना बड़ा एक्सप्लोजन देखकर बहुत कमाल होगा। फिर लो कैरन कहती है एक्सटर्नल बॉम्बिंग और इंटरनल एक्सप्लोजन का इफेक्ट काफी ज्यादा अलग होगा। बेस का स्ट्रक्चर एक्सप्लोजन की एनर्जी को विथस्टैंड कर लेगा, लेकिन अंदर के लोग इसे झेल नहीं पाएंगे और ऐसे एक्सप्लोजन से बेस का लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी तबाह हो जाएगा, जैसे एयर सर्कुलेशन और एस्केप सिस्टम जो बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथ में एक्सप्लोजन बहुत सारा ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेगा और हीट तेजी से बढ़ने लगेगा। इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए अगर हम सक्सेसफुल रहते हैं तो हमारे जीतने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये सुनकर चुनले बहुत खुश हो जाता है, जो पहले बहुत डरा हुआ था, और कहता है बड़े भाई तुम तो सच में जीनियस हो, तुम्हारा प्लान तो बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन हम बेस में घुसेंगे कैसे? हम फ्रंट गेट से तो डायरेक्ट नहीं घुस सकते हैं, है ना? क्या होगा अगर हम अंदर घुस गए और गुम हो गए और बाहर भी नहीं आ पाएंगे? जैंगी कंप्यूटर्स की तरफ दिखाते हुए कहता है इसीलिए तुम्हें बेस के इंटरनल स्ट्रक्चर को अच्छे से याद रखना होगा। ये लाइफ और डेथ वाली सिचुएशन है तो तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। इतना कहकर जैंगी अपने डायमेंशन से 2 वाइट कॉम्बैट सूट निकालता है और बताता है मैंने ये स्पेशल फोर्सेस से लिया है, इससे पहनकर हेलमेट भी पहन लेना और ऐसे में जब भगदड़ मचेगी तब हम भी उनमें शामिल हो सकते हैं। और एक्सप्लोजन के प्लेसमेंट के लिए हम सेकंड लाइफ पॉड में जगह देखेंगे, क्योंकि वहीं पर बेस का मेन फोर्स लोकेटेड है और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के साथ वहां पर उनके वेपन्स भी रखे हुए हैं। अगर हम उनकी वो जगह बर्बाद कर देते हैं तो हम एक ही तीर में 2 निशाने लगा सकते हैं। फिर तीनों लड़के और फ्लावर फाइनल डिस्कशन करते हैं। जैंगी का प्लान बहुत डिटेल था और चुनले इससे काफी इम्प्रेस हो गया था। बेस के छोटी जगह में जैंगी का एबिलिटी काफी इफेक्टिव रहेगा और फ्लावर भी कुछ कम नहीं है। अगर वहाँ कुछ भी गलत होता है तो वो उनके व्हीकल जैसा काम कर सकती है और उन्हें बाहर निकाल सकती है। और एक बार सरफेस पर आने के बाद जैंगी के लिए सब कुछ और आसान हो जाएगा। जैंगी बताता है कि उनके बेस में सिर्फ एक स्नो मोबाइल है और ज्यादा डॉग स्लेजेस हैं, इसीलिए हमें ज्यादा खतरा नहीं है। मेरा स्नो SUV उन्हें आराम से पीछे छोड़ सकता है। फिर जैंगी अपने टीममेट से कहता है याद रखना सबसे जरूरी टास्क है खुद को बचाना। हम मिशन को पूरा कर पाएंगे या नहीं ये तो किस्मत की बात है। वहीं वेस्ट माउंटेन बेस में सैकियन की मदद से लियांग 4th लाइफ पॉड में पहुंच गई थी और सभी को बताती है कोई भी कल रात में सोना मत, मैं कल कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज बताने के लिए आऊंगी। स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज थे लेकिन मान जाते हैं। वो बहुत घबराए हुए भी थे क्योंकि जो स्टूडेंट्स गए थे वो वापस नहीं आए थे और अब लियांग यू ही उनकी आखिरी उम्मीद है। लियांग यू उन्हें इसके प्लान के बारे में नहीं बताती है जो वो कल करने वाली थी, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद वो समझ गई थी उसे बहुत ज्यादा संभल कर रहना होगा। और वो ये भी जानती थी कि अगर ये न्यूज पहले ही बाहर चला गया तो सभी खतरे में आ जाएंगे। सभी स्टूडेंट्स को थोड़ा शांत करने के बाद लियांग यू वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जैंगी और उसकी टीम रेडी हो रहे थे और खाते हुए बात कर रहे थे। जैंगी कहता है मिसाइल अटैक आज रात में होने वाला है, हम बेस के पास 1 घंटा पहले ही पहुंच जाएंगे। अगर मिसाइल सही जगह पर हिट होता है तो लियांग यू अपने स्टूडेंट्स के साथ बाहर आ पाएगी। जैंगी उन्हें रिमाइंड करवाता है कि हमें लियांग यू के लिए वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। अगर वो बाहर आ जाती है तो ये एक सिग्नल भी होगा कि 4th लाइफ पॉड में भगदड़ शुरू हो चुकी है और अगर लियांग यू नहीं आ पाती है तो इसका मतलब हमारे इनसाइड हेल्थ में प्रॉब्लम है और हमें अटैक प्लान को छोड़ना होगा। हमें गाइडेंस के लिए लियांग यू की जरूरत है। भले ही हमने बेस के स्ट्रक्चर को याद कर लिया है लेकिन हम फिर भी अंदर खो सकते हैं, इसीलिए हमें लियांग यू की जरूरत है। प्लान यही है कि हमें केओस के वक्त सोल्जर्स के साथ ब्लेंड कर जाना है, फिर एक्सप्लोजिव्स लगाकर बाहर आ जाना है। अगर कुछ भी गलत हो जाता है तो फिर हमें प्लान को छोड़कर एस्केप करने में ध्यान देना है। याद रखना सेफ्टी ज्यादा जरूरी है, हमें फालतू का रिस्क नहीं लेना है। इस पर चुनले कहता है चिंता मत करो बड़े भाई, एस्केप करने वाले पार्ट में मैं तो पूरी कोशिश करूंगा। फिर अंकल यू कहता है तो तुम्हारा मतलब है कि हम आगे कुछ तभी कर पाएंगे जब लियांग यू अपने स्टूडेंट्स के साथ एस्केप करने में सक्सेसफुल रहेगी। इस पर जैंगी कहता है सही कहा, लेकिन
असल में जैंगी को लियांग यू के स्टूडेंट से कोई लेना देना नहीं था, उसे बस लियांग यू से मतलब था। फिर जैंगी कहता है, एक आखिरी बात, अगर बेस के अंदर लड़ाई होती है तो वो अपने बड़े वेपन्स का यूज नहीं कर पाएंगे, ऑर्डिनरी सोल्जर्स भी मुश्किल नहीं है। मेरे लिए खतरा वो 6 म्यूटेंट्स बन सकते हैं। अगर मेरा उनके साथ सामना होता है तो मैं उन्हें डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी से डील करूंगा, लेकिन ये एक लास्ट रिसोर्ट रहेगा। अगर हमारे पास भागने का कोई ऑप्शन नहीं हुआ तो, लेकिन स्केप करना तो हमारा पहला ऑप्शन ही रहेगा। उस रात जैंगी और उसकी टीम वहां से जाने के लिए रेडी थे। जैंगी और अंकल यू अपनी औरतों को गुड बाय कर रहे थे और चुनले उनका वेट कर रहा था। तभी जो जैंगी से कहती है, जैंगी तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो, अगर मैं तुम्हारे पास रहती हूँ तो मैं तुम्हारा चोट लगने पर ध्यान रख सकती हूँ। जैंगी उसे समझाता है, हमें चोट नहीं लगेगी, चिंता मत करो, और अगर लग भी जाती है तो इसका मतलब हमारा अपोनेंट पावरफुल म्यूटेंट होगा, तो तुम्हारे वहाँ रहने से या ना रहने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तुमने जो इमरजेंसी मेडिसिन किट हमारे लिए प्रिपेयर किया है वही हमारे लिए काफी है, तुम बस हमारा वापस आने का वेट करो। और इतना कहकर जैंगी और उसकी टीम स्नो एसयूवी में वेस्ट माउंटेन बेस की तरफ जाने लगते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।